सभी वाईटी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं संडे स्पेशल क्लास के अंदर। जैसा कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था, इस संडे को अपने एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को करने वाले हैं। एरर करेक्शन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस को कैसे हमारा जो लॉजिक हम एडिटोरियल्स में लगाते हैं उसी लॉजिक से कैसे किया जाए, है ना। बस उसी क्लास को मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा अपने हाथ में पेन नोटबुक रखें, हर जगह क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चंस की क्लास है पूरी। तो आपको जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं एग्जैक्टली आपको 20/20 इसमें स्कोर करना चाहिए इस क्लास के अंदर, अगर आपने उनको फोकस के साथ सीखा है। चलिए शुरू करें फटाफट से। वीडियो के लास्ट में जिन लोगों के सवाल हैं मेंबरशिप से रिलेटेड मैं उनको बता दूंगा। एक बार अपने वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में आपको पता लगेगा ये मेंबरशिप क्या होती है वाईआईटी की और उसका क्या फायदा है। शुरू करते हैं अभी पहले। चलिए क्वेश्चंस हैं, आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है। ये पहला क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का, आपको बताना है इस ब्लैंक के अंदर अपने को क्या यहाँ भरना है ना। फिर मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा, पहले आप कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अश्योर है 5वां ऑप्शन, है ना। इन चारों में से कोई नहीं होगा तो अश्योर हो गया आपका 5वां ऑप्शन। चलिए पहले आप खुद जो है ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। चलो आई थिंक कुछ लोगों ने सही आइडिया भी लगाया होगा। अभी मैं आपको अप्रोच बताता हूँ इसको करना कैसे है ना। आंसर तो आपको वैसे भी किताब में ही मिल जाएगा क्या आंसर सही है। सही आंसर क्यों सही आंसर है वो अपने को देखना है। अपनी अप्रोच वही रहेगी, मैं सब्जेक्ट वो मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे इस सेंटेंस में अपने को क्या चाहिए था। कह रहा है अनलॉक प्लान जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है ना। कह रहा है अनलॉक प्लान शुड, इसके बाद में एक वर्ब है ना। कह रहा है उसको ऐसा करना चाहिए, जो भी करना चाहिए शुड के बाद में वो वर्ब आ जाएगी। और क्या, अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज। कहने का मतलब क्या है, ये जो अनलॉक 1 प्लान है इसको भरोसा दिलाना चाहिए, अश्योर करना चाहिए, या इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। 2 में से एक काम करनी चाहिए। और किस चीज के, एक केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज की, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ लेना, इसका ज्यादा कुछ काम यहाँ पे है नहीं, है ना। तो हमारा सेंटेंस इतना ही है मेनली, इसी को देख करके हमें पता लगेगा आंसर क्या है। अब आंसर देखने से पहले आप हर रोज मेरे साथ जो वर्ब्स पढ़ते हो अश्योर और इंश्योर, एक बार इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। अश्योर और इंश्योर देखने में एक जैसी हैं। एक का मतलब है भरोसा दिलाना अश्योर का, और दूसरी का मतलब क्या है इंश्योर का, किसी चीज को श्योर बनाना। अगर आपको याद रखना हो ना तो इसके लास्ट में श्योर आ रहा है ना। वैसे तो दोनों क्या आ रहा है, पर इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एन श्योर। आपको पता है इंग्लिश में एन नाम का रूट हमेशा वर्ब बनाता है ज्यादातर। तो एन श्योर का मतलब क्या है, किसी चीज को श्योर बनाना। अश्योर का मतलब है किसी को भरोसा दिलाना। एग्जाम्पल से बता देता हूं आपको। द पीएम अश्योर्ड एवरीवन ऑफ बेटर मेडिकल सर्विसेज। पीएम साहब ने सबको अश्योर कर दिया कि अच्छी मेडिकल सर्विसेज आपको मिलेंगी, भरोसा दिलाया सबको, है ना। एवरीवन जो है अश्योर के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट भी दिया है सबको। तो अश्योर को एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, भाई किसको क्या अश्योर किया गया ये भी आपको बताना पड़ेगा। इंश्योर के अंदर आपको ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। द पीएम लॉन्च्ड अ स्कीम टू इंश्योर बेटर सर्विसेज फॉर एवरीवन। पीएम साहब ने एक स्कीम को लॉन्च कर दिया इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। अब भरोसा नहीं दिलाया, श्योर बनाने के लिए अच्छी मेडिकल सर्विसेज को। अगर आप एक बार में समझ गए ना ये, तो एक बार में आपको इंश्योर श्योर वाला जो है ना हमेशा जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अंदर भरोसा दिलाया जाता है, दूसरे के अंदर किसी चीज को सुनिश्चित बनाया जाता है। बस अब अपने को ये अप्लाई करना है यहाँ पे। अनलॉक प्लान को शुड कुछ करना ही चाहिए, या तो अश्योर करना चाहिए या इंश्योर करना चाहिए। अगर अश्योर करेगा तो किसी चीज को अश्योर करेगा और किसी के सामने अश्योर करेगा, है ना। लोगों के सामने किसी चीज को भरोसा दिलाएगा। अब भरोसा दिलाने की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है किस चीज को पक्का बनाना है। तो अनलॉक प्लान शुड इंश्योर अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, है ना। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनना चाहिए। अश्योर क्यों नहीं आएगा, किसको अश्योर करना है ये हमने लिखा ही नहीं। लोगों को इंश्योर करना है, अश्योर करना है, गांव वालों को अश्योर करना है, शहर वालों को अश्योर करना है, किस तरह के लोगों को आपको क्या अश्योर करना है ये हमें नहीं मालूम चल रहा। तो पहली चीज तो अपने पता लग गई, दोनों में से कौन सी वर्ब लगानी है, अश्योर और इंश्योर में से। अब देखो अब लगेगी ग्रामर। अब अपने को देखना है उस वर्ब को कैसे यूज करना है। इंश्योर या अश्योर में से इंश्योर को हमने चूज किया ना, इस इंश्योर को यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। शुड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेनिफिटिव जिसको बोलते हैं। क्यों, हर मॉडल वर्ब अपने बाद में वर्ब का बेनिफिटिव लेती है। देखो रोज बताता हूँ चीजें मैं आपको एडिटोरियल के दौरान, कुछ नया नहीं है आपके लिए, ना। अगर आप मेरे साथ क्लास को लेते हो तो शुड के बाद या तो इंश्योर आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेनिफिटिव। अच्छा, या इसके बाद हैव इंश्योर्ड आ सकता है। पास्ट के अंदर अगर इंश्योर किया होता है ना, हैव इंश्योर्ड, हैव भी वर्ब का बेनिफिटिव है, ये भी शुड के बाद आ सकता है। और या शुड के बाद बी इंश्योर्ड आ सकता है, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर को बना देगा, है ना। तीनों में से एक ही चीज आएगी। इंश्योर भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, और बी भी फर्स्ट फॉर्म है, तीनों बेनिफिटिव्स हैं। अब तीनों में से एक को अपने को यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो देखें अपने शुड के बाद, देखो शुड तो लगा हुआ है,
इंश्योर कहीं पे आ रहा है अपने पास इन चारों में से? इंश्योर तो भाई नहीं आ रहा, ये तो अपने पास बन ही नहीं रहा। हैव इंश्योर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हैव इंश्योर्ड सी में। और बी इंश्योर्ड आ रहा है, देखो डी के अंदर यही आ रहा है बी इंश्योर्ड। सी और डी में से अपना एक आंसर है, समझ गए ना। अब अपने पास लास्ट के अंदर एक लॉजिक और लगाना है, हमें एक्टिव सेंटेंस चाहिए या पैसिव सेंटेंस चाहिए। अभी फटाफट से वो लॉजिक लगाएंगे हमने। आप मुझे बताओ प्लान वन को इंश्योर करना है या इंश्योर होना है? प्लान वन को काम करना है या प्लान वन के ऊपर काम होना है? अगर तो इसको काम करना है तो सेंटेंस एक्टिव, अगर इसके ऊपर काम करना है तो सेंटेंस पैसिव। प्लान वन जो है वो केयरफुल स्टार्टिंग एक्टिविटीज को इंश्योर करेगा या केयरफुल स्टार्टिंग एक्टिविटी प्लान वन को इंश्योर करेंगी? देखो जी, अनलॉक प्लान इंश्योर करेगा सब चीजों को, अनलॉक प्लान इस चीज को सुनिश्चित करेगा, है ना, लॉजिक से। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही सेंटेंस का डूअर है, तो बी इंश्योर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। पैसिव वाली वीडियो में सीखा ना आपने, पैसिव कब लगता है? जब सेंटेंस के ऊपर काम होना हो, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट खुद डूअर है। इस केस में ये बी इंश्योर्ड वाला हमारा सही ऑल्टरनेटिव नहीं है, अपने पास हैव इंश्योर्ड। बढ़ेंगे आगे, हर चीज का लॉजिक है, लॉजिक से हर क्वेश्चन को करना है अपने। चलो फिर से आपको वही पूरा लॉजिक लगाना है जो मेरे साथ आप सीखे हो, उसी लॉजिक के ऊपर आपको ब्लैंक में डालना है इन चारों में से एक, और कोई भी सेट ना बैठे तो विदाउटिंग। चलो सभी कोशिश करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे आगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी और अच्छी करूंगा। चलो देखते हैं पहले। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर दिए हैं हर रोज की तरह। जो मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं ना, सब्जेक्ट वर्ब आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इट इज देयर फॉर टाइम, इसलिए वक्त आ गया है। अच्छा, किस चीज का? दैट, ये इस चीज का कि अलोंग विद, साथ में इंप्रूव साइंस और फोरकास्टिंग के आईएमडी को शुड वर्क, काम करना चाहिए। अच्छा, किस चीज पे काम करना चाहिए? एड लगा के बता रहा है किसी चीज पे, है ना। मोर प्रिसाइज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट, तो कुछ यहां पे एक वर्ब आएगी और वही वर्ब इन चारों में से एक है, और वो जो वर्ब है ना वो ये काम करेगी, मोर लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट को आगे लेकर के आएगी। चलो फटाफट से देखते हैं। पहले यूं देख ले इनका मतलब क्या है। विद होल्ड बताया ना मैंने आपको, कोई चीज को आप अपने पास होल्ड करके रखते हो ना, विद होल्ड का मतलब क्या है? मेरे पास ही रहेगी, तुम्हारे पास मैं जाने नहीं दूंगा, है ना। विद मतलब साथ में, होल्ड मतलब पकड़े रखना, विद होल्ड मतलब किसी को कोई चीज देने से मना कर देना। डिस्ट्रीब्यूट का जानते हैं मतलब किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना चीजों को। डिसेमिनेट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ, क्या होता है डिसेमिनेट? किसी चीज को आगे प्रसारित करना, किसी चीज को ऑनलाइन जो है पब्लिसिटी करना, किसी चीज की, है ना, इंफॉर्मेशन का, आइडिया का, किसी भी ऐलान का, डिक्लेरेशन का। तो डिसेमिनेट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स के अंदर सबको बताने वाला डिस्ट्रीब्यूशन, किसी इंफॉर्मेशन को बांटने वाला। डिसबर्स का मतलब भी होता है बांटना। देखो सारे का मतलब भी बांटना ही है। डिसबर्स का मतलब होता है पैसे को बांटना। दे डिसबर्स्ड अ लोन, है ना, उन्होंने लोन डिसबर्स कर दिया, लोन वाला पैसा जो है उसका भुगतान कर दिया। समझ गए ना, डिसबर्स मतलब पैसे को आगे बांटना। अब देखो मेरे को ये बताओ, आईएमडी को वर्क करना चाहिए इस प्रिसाइज लोकलाइज वेदर फोरकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिसेमिनेट करने में, डिसबर्स करने में। पहले तो मुझे आप ये लॉजिक बताओ, इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी दिन बताया था इंफॉर्मेशन को कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। डिसेमिनेट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। डिसबर्स नहीं किया जा सकता, डिसबर्स तो किया जाता है पैसे को। तो ये डिसबर्सिंग वाला काट देता हूं, आंसर नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वाला काट देता हूं, ये भी आंसर नहीं है। बचा क्या? डिसेमिनेट और डिसेमिनेटिंग। अब फटाफट से ग्रामर लगा दो। एड, ऑन, ऑफ, फॉर, विद क्या है? प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन जब भी अपने बाद में लेंगी क्या लेंगी? नाउन लेंगी, प्रोनाउन लेंगी, और वर्ब लेंगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी। देखो डिसेमिनेट, डिसबर्स, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब के सब वर्ब्स हैं। अगर मुझे इस ऐड के बाद इनको फिट करना है ना, तो इनकी आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अगर इस फॉर्मूला पे चलूं तो मेरे पास डिसेमिनेटिंग और डिसेमिनेट में से सही आंसर है डिसेमिनेटिंग। समझ गए ना। IMD should work at disseminating more precise localized weather forecast। हर चीज का लॉजिक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही लॉजिक आपको लगाना है ना। चलो कोशिश पहले आप करें, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, 10 सेकंड्स मेरे ख्याल से बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। पहले वही काम करना है, सब्जेक्ट वर्ब मार्क मैंने कर दिया है। सिटीजन्स who have accepted severe curtailment of liberties during the lockdown, ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन्स जो एक्सेप्ट कर चुके हैं बुरे तरीके से काट छांट उनकी लिबर्टीज में, आजादियों में लॉकडाउन के दौरान। कह रहे वो सिटीजन जो है ना, अब इसकी वर्ब आ गई, इस सिटीजन की क्या आई है वर्ब, थोड़ा सा कट गया है, इस सिटीजन की वर्ब आई है यहाँ पे कैन बी। कैन बी के बाद में यहाँ पे लगेगा डिसुएड, परसुएड,
मैंडेट, डिटर, एंटाइस, इन सब में से एक लगेगा। इतना आप लोग पता लग गया है ना। ये वर्ब का पार्ट है अपना, जो भी यहाँ आएगा ना वो वर्ब होगा यहाँ पे। तो कह रहा है ये सिटीजन्स कैन बी, जो भी इनमें से आएगा, टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स दैट आर सिविल येट फर्म। बस अपने को यहाँ पे इन सारी वर्ब्स में से एक वर्ब को पकड़ना है और लास्ट में जिसको पकड़ेंगे इस कैन बी के हिसाब से उसकी करेक्ट फॉर्म को पकड़ना, वर्ब की कौन सी लगने वाली है। शुरू करें। डिटर करना क्या होता है? किसी आदमी को किसी काम को रोकना है ना करने से, उसको कहते हैं डिटर करना। स्टॉप, इंपीड, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, जानते हो ना, रोज बताता हूं आपको मैं। डिटर करना मतलब रोकना। अच्छा, दूसरा परसुएड करना क्या होता है? किसी को किसी काम को करने के लिए मनाना। जैसे उसने बोल दिया भाई मेरे को उसने अपने साथ जाने के लिए मना लिया, ही परसुएडेड मी टू गो विद हिम, है ना। किसी काम को किसी को करने के लिए मना लेना। अच्छा, डिसुएड क्या होता है? परसुएड का बिल्कुल उल्टा, किसी को किसी काम को ना करने को राजी कर लेना। ही डिसुएडेड मी फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी, उसने मेरे को राजी कर लिया कि मैं पार्टी में ना जाऊं, है ना। किसी काम को ना करने के लिए राजी कर देना। मैंडेट क्या होता है? किसी काम को जरूरी बनाना, किसी काम को ऐसा करना कि करना ही पड़ेगा तुम्हें, मैंडेटरी बना देना, मैंडेट। एंटाइज करना क्या होता है? किसी चीज के लिए किसी को तैयार करना, पर कैसे? फॉल्स मीन से, झूठे वादों से, है ना। द गर्ल वॉज एंटाइज्ड बाय द बॉय, लड़के ने लड़की को एंटाइज कर लिया, बहला फुसला करके भगा के ले गया। समझ गए ना। फॉल्स मीन से जब आप किसी को बहलाते फुसलाते हो, परसुएड करते हो, दैट इज कॉल्ड एंटाइज्ड। परसुएड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एंटाइज जनरली नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। चलो, अब सब मीनिंग अपने समझ लिए, अब आते हैं इसकी ग्रामर में। मेरे को आप ये बताओ पहले तो, सिटीजन्स कैन बी एंटाइज्ड हो सकते हैं, परसुएडेड हो सकते हैं, डिसुएडेड हो सकते हैं, मैंडेट हो सकते हैं, डिटर हो सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ सिटीजन्स को आप क्या कर सकते हो। चलो पहले ग्रामर देखते हैं अपने। कैन बी के बाद में क्या आता है ये बताओ मेरे को। कैन बी के बाद में एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है। शी कैन बी अ डॉक्टर, आगे एक नाउन, वो एक डॉक्टर हो सकती है। स्टॉर्म कैन बी रियली सीवियर, स्टॉर्म बहुत सीवियर हो सकता है। डॉक्टर एक नाउन है, स्टॉर्म एक एडजेक्टिव है। कैन बी के बाद नाउन और एडजेक्टिव्स दोनों आते हैं। अच्छा, दूसरा कैन बी के बाद में क्या आ सकता है? बी प्लस V3 बन गया पैसिव सेंटेंस। तो कैन बी एक्टिव में एडजेक्टिव नाउन लेगा, पैसिव के अंदर V3 लेगा। इतना आपने मेरे साथ सीखा हुआ है कैसे अपने मॉडल्स को यूज करते हैं। बस अब अपने को ये देखना है कौन यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव या V3 नहीं है, पहले तो उसको माइनस कर दो, है ना। डिटर होता है V1, किसी को रोकना, डिटर, है ना। अगर ये V1 है ना तो एडजेक्टिव है, ना नाउन है, ना V3 है, तो ये तो बाहर निकाल दो, इसका तो मतलब ही नहीं है। परसुएडेड V3 है, मैंडेट V1 है, इसको भी बाहर निकाल दो। समझ गया मेरी बात को। मैंडेट, मैंडेटेड, मैंडेटेड, अगर यहाँ पे मैंडेट V1 है तो V1 का कुछ काम नहीं है, इसको हमने कर दिया बाहर। बचा क्या? एंटाइज्ड या परसुएडेड या डिसुएडेड, ये भी रखा है हमारे पास। अब इन तीनों में फर्क देख लो आप। एंटाइज को मैंने आपको बता दिया, किसी को बहलाना फुसलाना, परसुएड किसी को मनाना। सिटीजन को परसुएड किया जाएगा, सिटीजन कैन बी परसुएडेड, या सिटीजन्स को एंटाइज किया जाएगा। सरकार क्या करती है? सरकार लोगों को बहलाती फुसलाती है या उनको मनाती है कि आप हेल्दी पब्लिक बिहेवियर को करो। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क देखूं परसुएड और एंटाइज के अंदर, मुझे देखते पता लग जाएगा यहाँ पे एंटाइज का कोई काम नहीं है। बहलाने फुसलाने की बात थोड़े ना है ना, ये बात तो है किसी को मनाने की, सरकार हमें मना रही है इस चीज के लिए। तो परसुएडेड टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर, एक तो ये बन गया। दूसरा, अब कोई बोले सर डिसुएड भी तो हो सकता है ना। डिसुएड का मतलब होता है किसी काम को ना करने को राजी करना। तो अगर डिसुएड टू अडॉप्ट करेंगे ना तो सरकार यूं बोलेगी आप ऐसा मत करो। डिसुएड बिल्कुल एंटोनिम है परसुएड का। अगर मैं वहां से चलूं उस लॉजिक से तो डिसुएड भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या हो गया? परसुएड। अब इसी में ग्रामर की एक और ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक ये थी मेरे भाई, परसुएड अपने बाद हमेशा टू फिक्स प्रपोजिशन लेता है, डिसुएड अपने बाद फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन लेता है। यू डिसुएड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड परसुएड समबडी टू डू समथिंग। आपने अगर खबरी में फिक्स प्रपोजिशन की क्लास मेरे साथ ली है तो आपको पता होगा या थोड़ा बहुत याद भी आता होगा, यहाँ पे टू लगा हुआ था, डिसुएड का काम था भी नहीं। बढ़ेंगे आगे, हर चीज लॉजिक के साथ चल रही है, अपना लॉजिक बरकरार रखें। आपको करनी है एरर फाइंड। मेरे हिसाब से आप में से 90% लड़के इस एरर को फाइंड करने में होंगे, जो है एबल होंगे। चलो, वैसे सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है, 90% ज़्यादा बोल गया मैं, 60% भी नहीं होंगे ना। अगले वाले थोड़े से इजी हैं, ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, देखना ध्यान से। सारा जमेला जो है ना इसका रादर देन का है। दो सेंटेंस देखो, शी एंजॉयज रीडिंग रादर देन स्विमिंग, वो एंजॉय करती है स्विमिंग को, रीडिंग को स्विमिंग के बजाय। रादर देन का मतलब क्या होता है? एक काम के बजाय दूसरा काम, है ना। तो रादर देन स्विमिंग के बजाय वो एंजॉय करती है रीडिंग को। अच्छा, दूसरे में शी एंजॉयज टू रीड रादर देन टू स्विम,
अब देखो बात तो वही है, इसके अंदर मैंने जेरेंड यूज कर दी है रीडिंग, इसके अंदर मैंने टू रीड लिख दिया है ना, इसके अंदर मैंने स्विमिंग लिखा था, यहाँ पे टू स्विम लिख दिया। मतलब रादर देन जो है ना, वो चाहे आप जैसे मर्जी यूज कर लो, इसके बाद में और इसके पहले आप जीरेंड लगा दो, इसके बाद में और इसके पहले आप इन्फिनेटिव लगा दो। बस रूल ये कहता है जो पहले लगा रहे हो ना, जो पहले लगा रहे हो उसी को बाद में लगाना, जो पहले लगा रहे हो ना उसी को बाद में लगाना, समझ गए ना। रूल इतना कहता है, आपकी इच्छा है जो लगाना लगाओ, पर जो पहले लगा रहे हो उसको बाद में आपको फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है शी इंजॉयज रीडिंग रादर देन टू स्विम, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बस अपनी यहाँ पे यही गलती है। अ कल्चरल शिफ्ट टू प्रोटेक्ट रादर देन प्रोस्पेक्टिंग, हुआ क्या यहाँ पे, शिफ्ट टू प्रोटेक्ट रादर देन, अब क्या आना चाहिए था, टू प्रोस्पेक्ट, समझ गए ना। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग जो लगाया ना हमने, ये हो गया गलत। अगर मुझे प्रोस्पेक्टिंग को सही करना था तो टू प्रोटेक्ट की जगह लिखना था प्रोटेक्टिंग। तो ये पैरेललिज्म की एरर होती हैं, ये ऐसी एरर्स होती हैं कि आप पूरा सेंटेंस को ना सिमेट्रिकल रखो, पैरेलल रखो, है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पे इस तरफ झुक रहा है, यहाँ पे जीरेंड आ रहा है। अगर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो एक साथ एक जैसी को कंपेयर करना है। अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रादर देन के बाद जब आप दूसरा इन्फिनेटिव लोगे, जैसे टू प्रोटेक्ट लिया, तो यहाँ पे टू प्रोस्पेक्ट लिखोगे तो उसका टू निकाल देना, क्योंकि इंग्लिश कहता है अपने को मिनिमलिस्ट अप्रोच रखनी है, चीज़ों को कम से कम रिपीट करना है। तो टू रीड और टू स्विम, है ना, तो टू स्विम का टू यहाँ से मैं निकाल दूंगा, ये अंडरस्टूड है, टू यहाँ पे एक्चुअली मुझे नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा अच्छे लेवल का था, अगला देखते हैं शायद कैसा, आप ही बताना चलो कैसे लेवल का है, फटाफट से इसको करो। खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एरर फाइंड करके बताओ मुझे आप। चलो ये क्वेश्चन है ना सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं है ना, जो आप मेरे साथ चैनल पे सीखते हो रोज, ये क्वेश्चन आप रट्टा मार के कर ही नहीं सकते। कोई ट्रिक नहीं है इसको करने की, कोई ग्रामर रूल नहीं है, आपकी समझ है खाली। चलो समझ से देखते हैं भाई। सेंटेंस को मैंने लिख दिया पहले नीचे, आप सब्जेक्ट वो पकड़ लो, द एवरेज लेबोरेटरी प्रोसेस, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। कह रहा एवरेज लेबोरेटरी जो है प्रोसेस, ग्रीन में सब्जेक्ट है, इन्वॉल्व करने वाली पीयर रिव्यूज को, जो कि लेते हैं कई महीनों को कंप्लीट होने में, है ना, कंप्लीट होने में कई महीने लेते हैं, क्या, पीयर रिव्यू प्रोसेस, है ना, पीयर रिव्यूज कई महीने लेते हैं कंप्लीट होने में। कह रहे ये जो प्रोसेस है ना, हैव बीन बाईपास्ड, इसको बाईपास किया जा चुका है पब्लिश करने के लिए स्टडी को इन हेस्ट, फटाफट से। दिक्कत क्या होगी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना यहाँ, इसकी वर्ब आई हुई यहाँ पे, हैव बीन बाईपास्ड। अब दिक्कत ये हो गई, ये प्रोसेस थी सिंगुलर और वर्ब लगा दी हमने प्लूरल, क्यों, क्योंकि हमने बीच में जो रिलेटिव क्लोज आया ना पीयर रिव्यूज के लिए, विच टेक मंथ्स टू कंप्लीट, ये रिलेटिव क्लोज सबको कर देता है फटाफट से, क्या कंफ्यूज, क्योंकि पीयर रिव्यूज प्लूरल थे, वर्ब लग गई इसकी टेक। अब आप जैसे टेक लगाओगे आपका दिमाग ट्रिक हो जाएगा कि आगे भी मुझे प्लूरल वर्ब को यूज करना है। पर ये कोई है ना, ये किताबों में मिलते हैं रूल, रिलेटिव प्रोनाउन की जैसी वर्ब होगी उसके बाद भी वैसी वर्ब आएगी, ऐसे रूल अपने रट्टे मारते नहीं है, अपने को चलना लॉजिक के साथ। आप देखो अगर जिस लड़के ने सब्जेक्ट यहाँ पकड़ा होगा उसको पता लग जाएगा, हैव बीन नहीं भाई, यहाँ पे तो आएगा हैज बीन। क्यों आएगा हैज बीन, प्रोसेस सिंगुलर है, सिंगुलर अपने साथ हैव नहीं, सिंगुलर लेता है अपने साथ हैज। बढ़े आगे, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन था। चलो हाँ फटाफट से एरर फाइंड करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो सेंटेंस को मैं पहले लिख देता हूं, है ना, शॉर्ट में लिख दिया सेंटेंस को मैंने, स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह कम थी तो थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने लिख दिया जितना जरूरी है। सब्जेक्ट वो पकड़ लो, हाफ हार्टेड अप्रोचेस इंप्लीमेंट करने की मेजर्स को, जो कि मैंडेटेड है नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, कैन ओनली वर्सन दिस क्राइसिस। कैन ओनली क्या है यहाँ पे, कैन ओनली वर्सन जो है हमारी एक्चुअल में वर्ब है सब्जेक्ट अप्रोचेस की, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब सही है। अब दिक्कत क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया कई ऐसे फ्रेज हैं जो टू लगाने के, टू अपने साथ लेते हैं और लगाते क्या है वो एक्चुअल में टू को प्रेपोजिशन की तरह, है ना। ये सबके सब फ्रेज में टू प्रेपोजिशन होती है, अगर टू प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, है ना। जो काम आप ऑफ के साथ, एट के साथ, है ना, फ्रॉम के साथ करते हो, फिर वही काम इस टू के साथ करना पड़ता है, इसके बाद V3 नहीं आती। सर हमें कैसे पता लगेगा, बहुत बार बताता हूँ और मेरे ख्याल से हर दूसरे जैसे रिवाइज करवाता हूँ सबको, 15-20 ऐसे फ्रेज हैं उनको दिमाग में अपने जो है बिठा लो, जैसे कि अप्रोच टू, क्रिटिकल टू, हैबिचुअल टू, एकस्टम टू, की टू, कमिटमेंट टू, अपोज टू, है ना, विद अ व्यू टू, की टू, अच्छा लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेट टू, लीड टू, ये सबके सब क्या है टू वाले हैं और बाद में अपने वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेते हैं। एक बार इनको नोट कर लो कहीं, रोज मैं बताता हूँ,
फिर आ जाएगा आजकल के एडिटोरियल में कहीं, सारे के सारे फ्रेजेस को अपने पास डायरी में लिख करके रखें। अच्छा अगर ऐसा है तो सर यहाँ कैसे अप्लाई करना है? अरे भाई अप्रोचेस और किस पे? टू। अप्रोच टू क्या आएगा बताओ मुझे? इंप्लीमेंट आएगा, इंप्लीमेंटिंग आएगा। बस यही आपको यहाँ पे लगाना था अपना लॉजिक, है ना। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, अप्रोच टू इंप्लीमेंटिंग अपने पास आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं उनको बोलूंगा आपकी इंग्लिश की जर्नी के अंदर आपने 80% रास्ता पार कर लिया है। कितना? 80%। कोशिश करो आप 80% रास्ता पार कर लिया जिन्होंने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया। चलो, कोई ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चन को करने की, कोई रूल नहीं है इन क्वेश्चन को करने का। जो ट्रिक और रूल के चक्कर में पड़े हैं सब के सब परेशान होंगे इन क्वेश्चंस को देख के। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो रूल वाले खत्म हो गए आजकल क्वेश्चन, है ना, वो ऐसा नहीं आता पेपर। चलो कह रहा है, चलो इसको वैसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में देख लेते हैं। हुआ क्या? पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब को कर दिया मार्क, है ना। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ ले, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। चलो, इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, यहां तक कि लॉकडाउन के ईज होने के साथ में। अच्छा हुआ क्या? जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, जो बहुत ज्यादा आर्थिक सिकुड़न आई है। अच्छा कैसे है वो सिकुड़न? जो कि कॉज्ड बाय है, ड्यू टू है लॉस ऑफ जॉब्स के, नौकरियां चले जाने के। अच्छा अभी सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की वर्ब आ गई रिक्वायर्स। इस कॉन्ट्रैक्शन को जरूरत है, रिक्वायर है ना। कॉन्ट्रैक्शन सिंगुलर है, एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन सिंगुलर है, रिक्वायर्स इसकी सिंगुलर वर्ब है ना। इस तरह से भी आप पहचाने। इसको जरूरत है गवर्नमेंट्स की, और किस चीज के लिए? डिमॉन्स्ट्रेट करें, वो दिखाएं इस चीज को, एज मच एज कमिटमेंट को, मिटिगेट करने को मिजरी को, जितना कि इस सर्टेन इन्फेक्शन को, है ना, जितना कि एज टू कंटेन करने को है इन्फेक्शन को। अब क्वेश्चन में बहुत अच्छी टेक्निक लगी हुई है। पहले तो आप इस कमिटमेंट टू को मार्क करें। पिछली स्लाइड में मैंने शायद आपको बताया था कमिटमेंट टू के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आपने सीख लिया सर कमिटमेंट टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ भी हुई है। पर फिर से इसी रूल में आप फंस गए। कमिटमेंट टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी थी, पर इसको आप देखना भूल गए। सरकार को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, दे रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एज मच कमिटमेंट टू मिटिगेटिंग मिजरी एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन। देखो क्या कहना चाह रहा है, कमिटमेंट टू किस चीज के लिए? मिटिगेटिंग मिजरी के लिए, है ना। पहला कमिटमेंट तो इस चीज का, और दूसरा एज टू कितना? कंटेन करने के लिए इन्फेक्शन को। तो ये टू मिटिगेटिंग और टू कंटेनिंग है एक्चुअल में, है ना। यहां देख लो, ये टू कंटेन नहीं है, टू कंटेनिंग ही है। जैसे यहां पे टू मिटिगेटिंग है ना, वैसे यहाँ पे टू कंटेनिंग है। कमिटमेंट ही दिखा रहे हैं दोनों चीजों के लिए। इस कमिटमेंट के बाद में टू मिटिगेटिंग भी आना चाहिए और टू कंटेनिंग भी आना चाहिए। अगर आप इसको देखा तो आपने सोच लिया सही है, पर आगे वाला टू भी तो भाई इसी के हिसाब से लगा हुआ है, तो यहाँ पे कंटेन लगा के काम चलेगा नहीं, यहाँ आएगा कंटेनिंग इन्फेक्शन। समझ गए? पिछले वाले रूल को थोड़ा और आगे बढ़ाया हमने, हमें उसी तरीके से चलना है आगे से आगे सेंटेंस के अंदर। सिर्फ इतना सही करने से अपना काम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलो, डबल फिलर्स है। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको दो ब्लैंक दिए हैं, एक नंबर एक यहाँ पे आएगा, दो नंबर यहाँ पे आएगा, और दो चारों आपके पास, चारों पर आंसर भी हैं। चारों में से एक ही सेट बैठेगा जो यहाँ भी सेट बैठ जाए और यहाँ भी सेट बैठ जाए ना। पहला वाला यहाँ है और दूसरा वाला यहाँ है। आप पहले कोशिश करें, डबल क्लॉज टेस्ट है, बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन। पहले आप करें, फिर मैं बताता हूँ लॉजिक के साथ। चलो, लॉजिक क्या कहता है? कुछ भी नहीं। आप पहले सेंटेंस की पार्सिंग कर डालो दिमाग के अंदर, खासकर कहाँ की? जहां पे आपका ब्लैंक आ रहा है उसके आसपास देख लो सब्जेक्ट वर्ब कौन से आ रहे हैं, आपको पता लग जाए इस ब्लैंक के अंदर डालना क्या है ना। सबसे पहले अपने को ये देखना है। देयर एडवर्ब होती है, सेंटेंस शुरू नहीं होता देयर से। जब भी शुरू हो सेंटेंस इन्वर्टेड होता है, सब्जेक्ट होता है उसके वर्ब के बाद में, तो है ना। इसके बाद में डिस्टर्बिंग नैरेटिव जो है हमारा सब्जेक्ट बन करके आया है। बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। अ डिस्टर्बिंग नैरेटिव इज देयर, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता था, है ना। अब इसके अंदर क्या आएगा, यहां पे कोई ऐसी चीज आएगी जो डिस्टर्बिंग नैरेटिव को मॉडिफाई कर दे। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बिंग नैरेटिव हमारा सब्जेक्ट है, वो अब हमारी आ गई। अब बचा क्या हमारे पास? बच गया डिस्टर्बिंग नैरेटिव से पहले कुछ आने वाली एक चीज, जो कि एक एडजेक्टिव होगी या एक एडवर्ब होगी, है ना। एडवर्ब होगी तो वो डिस्टर्बिंग को मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव होगी तो उस नैरेटिव को मॉडिफाई करेगी। चारों क्वेश्चन में देख लेते हैं ये पहले वालों का क्या मतलब है, और वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है ना। ग्रामर के हिसाब से चल रहा हूं मैं। ऑस्टेंसिवली मैंने आपको बहुत बार बताया है एडिटोरियल्स के दौरान, देखने में लगने वाला, है ना। ऑस्टेंसिवली मतलब विजिबली, देखने में बड़े साफ साफ तरीके से कोई चीज हो वो ऑस्टेंसिवली होती है। ऑफिशियली जानते हैं आधिकारिक तौर पे, विजिबली मतलब साफ साफ तौर पे, एपरेंट मतलब जो अपने आप में साफ हो, क्लियर हो। एपरेंट हो, एविडेंट हो, क्लियर हो, उसको अपने एपरेंट बोलते हैं। अगर मैं इस एपरेंट को यहाँ लगाऊं, एडजेक्टिव को लगाऊं,
तो क्या एपरेंट इस नैरेटिव को कर सकता है मॉडिफाई? देयर इज द एपरेंट डिस्टर्बिंग नैरेटिव। मैं इससे मॉडिफाई एपरेंट को नैरेटिव को क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि एपरेंट एक एडजेक्टिव है मेरे भाई, ये डिस्टर्बिंग को कभी मॉडिफाई नहीं करेगा। डिस्टर्बिंग एक खुद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए होती हैं। अगर मुझे यहाँ पे एपरेंट नाम का एडजेक्टिव ही लगाना है तो डिस्टर्बिंग नहीं, फिर नैरेटिव होगा इससे मॉडिफाई। अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं डिस्टर्बिंग को, एपरेंट को, और नैरेटिव को मॉडिफाई करने की कोशिश करूं तो बीच में कॉमा आना चाहिए था। दो एडजेक्टिव जब भी साथ आते हैं, एक ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? बीच में कॉमा लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देयर इज द एपरेंट कॉमा डिस्टर्बिंग नैरेटिव। क्या देयर इज द एपरेंट एंड डिस्टर्बिंग नैरेटिव, इस हिसाब से चलोगे ना तो यहाँ पे कॉमा नहीं होने की वजह से मुझे पता लगा इस एपरेंट का कोई काम भी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अगर यहाँ पे इस एडजेक्टिव को फिट करना है तो बीच में एक एंड आएगा या कॉमा आएगा, ताकि इस नैरेटिव को मैं मॉडिफाई कर पाऊं दो नाउन, एक ही नाउन को दो एडजेक्टिव से। नहीं आ रहा तो मुझे पता चला ऑस्टेंसिवली आएगा, ऑफिशियली आएगा, विजिबली आएगा। अब मुझे ये बताओ नैरेटिव कैसा हो सकता है, कहानी कैसी हो सकती है? ऑस्टेंसिवली डिस्टर्बिंग, ऑफिशियली डिस्टर्बिंग या विजिबली डिस्टर्बिंग। ऑस्टेंसिवली मतलब जाहिर तौर पे, विजिबली मतलब साफ साफ तौर पे, ऑफिशियली मतलब सरकारी तौर पे। क्या कोई सरकारी तौर पे डिस्टर्ब करने वाला नैरेटिव हो सकता है क्या? सरकार बता रही है बड़ा डिस्टर्ब करने वाला नैरेटिव है ना। सरकारी तौर पे डिस्टर्बिंग नैरेटिव नहीं हो सकता, ये तो जाहिर तौर पे हो सकता है या विजिबली तौर पे हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। एपरेंट रिमूव हो गया, ऑफिशियली रिमूव हो गया, ऑस्टेंसिवली बचा और विजिबली बचा। अब देखो दूसरे के अंदर आ जाओ, यहाँ पे एक हार्ड है एक हार्डली है, इस हिट्स के बाद लगाना है। देखते मैं क्या करूंगा, हिट के बाद में, वर्ब के बाद में कभी भी हार्डली नहीं आता, हार्डली आता है वर्ब से पहले। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, यहाँ मुझे हार्ड को फिक्स कर देना है। जो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो रन आउट हो गए और एडिक्वेट स्पेस जो है वो हिट होता है हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड इन द फेस ऑफ वायरस, है ना। ये शायद आप कॉन्सेप्ट भूले नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों को याद होगा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। शी हिट्स हर डॉटर हार्ड और शी हिट्स हर डॉटर हार्डली। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हार्ड और हार्डली का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दूसरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर वो अपनी डॉटर को बहुत तेजी से हिट करती है ना तो हार्ड हिट करती है, हार्डली हिट नहीं करती है। हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और ये आता है ना, ये वर्ब से पहले आता है। तो शी हार्डली हिट हर डॉटर, बड़ी मुश्किल से ही कभी अपनी बेटी को वो मारती है ना, हार्डली हिट करती है। तो हार्डली कभी भी हिट नाम की वर्ब के बाद में नहीं आएगा, आएगा तो उससे पहले ही आएगा। बस यहाँ पे देख लो, हिट नाम की वर्ब के बाद या किसी वर्ब के बाद मुझे यहाँ पे हार्ड रखना था, हार्डली नहीं आएगा। देखा मैंने, पहला भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, बचा कौन सा? दूसरा। पूरे कॉमन सेंस के साथ मेरा दूसरा आंसर है। बढ़ेंगे आगे, आप इसको सॉल्व करें फिर मैं बताता हूं। चलो, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, 2-3 दिन पहले ही करवाया था, आई थिंक आपको याद होगा। कोशिश करेंगे। मुझे ये बता दो, सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव वेलकम्ड, ये वेलकम कर चुके हैं इस इनविटेशन का, जबकि रशिया, जिसने लूज कर दिया इसकी मेंबरशिप को ग्रुपिंग के अंदर 2014 के अंदर, इसके एनेक्सेशन को क्रीमिया के कारण, इसने ऐसा कहा, साफ कर दूं मैं, इसने ऐसा कहा, क्या कहा? प्रेसिडेंट पुतिन वुड अटेंड इफ डैश एन इक्वल। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इस वुड अटेंड नाम की वर्ब का, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इस वाली वर्ब का। इस वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन हो। एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच, दैट और व्हाट। ये करवा चुका हूँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा मैं। आपको इन चारों में से एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। वो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा जो रशिया को डिनोट कर दे, रशिया के लिए लग जाए। अब देखो रशिया इंसान तो है नहीं, तो हु वाला तो निकाल दूं, ये तो मेरा आंसर है ही नहीं, है ना। अगर रशिया इंसान नहीं है तो हु कैसे आएगा? नहीं आएगा। दूसरा, वट भी नहीं आ सकता। वट रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है? जब आपके पास यहाँ पे रशिया ना दिया होता। एग्जाम्पल के लिए अभी देख लो, आई डू नॉट नो हु, विच, दैट या वट शी टोल्ड यू। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या बताया, है ना। आई डू नॉट नो, यहाँ पे इन चारों में से एक लगाना है। मैंने वो क्या बताया, जब जब आपके पास वो चीज़ दे दी हो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, एंटीसीडेंट मिल गया हो, तब हु, विच, दैट आएगा। जब वो चीज़ ना दी हो तब व्हाट आएगा। इस केस के अंदर मुझे पता ही नहीं है उसने तुम्हें क्या बताया, आई डू नॉट नो। यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर होती तो मैं इन तीनों में से एक को चूज करता। इस केस में नहीं होने की वजह से मैं वर्ड को चूज करूंगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल दूं, आई डू नॉट नो द सीक्रेट हु, विच, दैट, व्हाट शी टोल्ड यू, इस केस में मैं सीक्रेट को ले बैठा हूं। इस सीक्रेट के लिए मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है।
एंटीसीडेंट मिल गया इस रिलेटिव प्रोनाउन को, यहाँ पे व्हाट नहीं आ सकता, हु विच दैट में से हम विच को सॉरी दैट को चूज करेंगे। तो व्हाट भी आपको पता है कब आता है, जब आपके पास एंटीसीडेंट ना हो। तो रशिया तो आपके पास एंटीसीडेंट बन के आ ही गया, तो व्हाट भी निकाल दो, हु भी निकाल दो, अब बचा विच या दैट। अब ये बताओ रशिया को पहचान करने की जरूरत है क्या? अगर रशिया कितने सारे वर्ड में, एक रशिया, 3 रशिया है क्या वर्ड में, मान लो 5 रशिया होते वर्ड में, मैं कह देता रशिया जिसने अपनी मेंबरशिप को लूज किया वो वाला रशिया। अगर मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है इस रिलेटिव प्रोनाउन से मुझे रिलेटिव क्लॉज से कन्वे करनी हो जिसमें इस रशिया को पहचानने की जरूरत हो, जिसके जरिए मैं रशिया को पहचान पाऊं, तब मुझे यहाँ पे यूज करना है दैट को। और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो तब मुझे यूज करना है विच को। समझ गए ना, पूरा लॉजिक के साथ चल रहे हैं। रशिया तो भाई सब जानते हैं, दुनिया में रशिया एक ही है, रशिया को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। इस क्लॉज का सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल अपने पास एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जिससे रशिया पे कोई इफेक्ट पड़े। इस केस में मैं दैट ना यूज करके यूज करूंगा विच को। अब देखो यहाँ पे इसने बोल दिया, ये तो विच तो आ गया, ये वाला तो अपना सेट है। अब ये दूसरा वाला देख लेते हैं, रिगार्डेड। इफ रिगार्डेड एज एन इक्वल, फटाफट से क्लॉज देख लो क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इफ क्लॉज के अंदर अपने ऐसा लिखते हैं, इफ यू डू इट करेक्टली इफ विल हेल्प योर करियर, है ना। अगर तुम अच्छे से काम करोगे, इस काम को अच्छे से करोगे, ये तुम्हारे करियर को हेल्प करेगा। ये तो आपको पता है, इफ के साथ में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं, कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करते हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाले को पैसिव में चेंज कर देता हूँ, इफ इट इज डन करेक्टली बाय यू इट विल हेल्प योर करियर। बस वही चीज है, मैंने इस सेंटेंस को एक्टिव से बदल दिया है पैसिव में, है ना, पैसिव में बदला हुआ है। अब देखो जो पैसिव में बदला हुआ सेंटेंस है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसमें से इस इट इज को निकाल दो, है ना, इस इट इज को निकाल दो और बाय यू को निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, इफ। ये यहाँ पे यही वाली स्ट्रक्चर है, इफ रिगार्डेड एज एन इक्वल। यहाँ पे इसके पहले ऐसा भी लिख सकता था, इफ ऑल ऑफ देम रिगार्डेड द पुतिन एज एन इक्वल, वो बस निकाल दिया बीच में से, ये वाली खाली स्ट्रक्चर रखी है। तो इफ क्लॉज के साथ पैसिव के अंदर स्ट्रक्चर को नोट करें, इसके हिसाब से यहाँ रिगार्डेड आ गया, रशिया के हिसाब से यहाँ पे विच आ गया, दैट का कोई काम नहीं है, हु का कोई काम नहीं है, व्हाट का कोई काम नहीं है। बढ़ेंगे अपने, आज शायद एरर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपने करेंगे पीक्यूआरएस को। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग सॉल्व कर पाएंगे। कल ही इस कॉन्सेप्ट को हमने किया, शायद परसों किया है। मैंने आपको बताया था डेंगली मॉडिफायर क्या होता है। क्या होता है डेंगली मॉडिफायर? रीडिंग अ सेल्फ हेल्प बुक मोर आइडियाज केम टू माई माइंड। सबसे पहले इस सेंटेंस को समझें। इस सेंटेंस के अंदर ये रीडिंग काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन का। मोर आइडिया मेरे दिमाग में आए एक सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ते हुए। अब इस सेंटेंस में गलती है। गलती ये है, जो साइमल्टेनियस सेक्शन का काम है, जो वर्ब है ना, ये दूसरे सेंटेंस का, ये जो एक्चुअल में जो क्लोज है ना, उसका सब्जेक्ट इस वर्ब को करेगा। एक्चुअल के अंदर मोर आइडिया जो है वो आए हैं, मोर आइडिया मेरा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट मोर आइडिया है तो क्या मोर आइडिया रीड को बुक कर रहा था? बुक को तो मैं रीड कर रहा था। मैं कह रहा हूँ इस बुक को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ज्यादा आइडिया है। मतलब यहाँ पे सेंटेंस में गलती हो गई। मोर आइडिया मेरा सब्जेक्ट होने की वजह से गलती से मैंने रीडिंग जो है ना, इस मोर आइडिया को सब्जेक्ट जो है वर्ब दे दी। एक्चुअली मुझे इसको कैसे सही करना है? मैं ऐसे बोलूंगा, रीडिंग अ सेल्फ हेल्प बुक आई गॉट टू नो मेनी मोर आइडियाज, या मोर आइडियाज came to my mind while I was reading a self help book, है ना। सही सब्जेक्ट को सही वर्ब से मिलाना होता है। बस वैसे ही दूसरे में, trying to stop the ball on field her wallet was lost। बॉल को फील्ड पे स्टॉप करते हुए, कोशिश करते हुए उसका वॉलेट गिर गया। अब देखो कोशिश वो कर रही थी, पर हमने वॉलेट सब्जेक्ट यहां बनाया है ना, तो सब्जेक्ट को ही बना दिया जो ट्राई कर रहा था स्टॉप को बॉल करने को, है ना, बॉल को स्टॉप करने को। वॉलेट तो जो स्टॉप नहीं कर रहा था। अब क्या करें इसके अंदर? इसको सही कर देंगे। हम बोलेंगे while she was trying to stop ball on the field her wallet was lost, या ऐसा बोलेंगे she lost her wallet trying to stop the ball on the field, है ना। परसों बताया था कौन सा आपको मैंने, बस ये यहाँ पे गलती इसमें कर रखी है। डिसमिस करते हुए, है ना, साइमल्टेनियस सेक्शन है डिसमिस। डिसमिस करते हुए करंट कॉन्फ़िगरेशन को G7 की आउटडेटेड एक इनविटेशन सेंड किया गया इन चारों कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। सब्जेक्ट है यहाँ पे इनविटेशन। इनविटेशन तो डिसमिस कर नहीं रहा था, तो क्या करें, इसको उल्टा कर देते हैं। इस वाले क्लॉज को मैं चेंज करूंगा ताकि मेरे को अपनी सही एरर पता लगे। तो कैसे करूंगा मैं? ऐसे बनाऊंगा, एन इनविटेशन, देखो ऐसा बनेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेड एन इनविटेशन over the weekend to Russia, India, South Korea and China dismissing the current configuration of G7। समझ लो ना। तो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही मैंने सब्जेक्ट बनाया, डिसमिसिंग इसका साइमल्टेनियस प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, साइमल्टेनियस सेक्शन बन गया। अब ये सेंटेंस हुआ सही। अब कोई मुझसे पूछे सर इसके अंदर एरर कौन से पार्ट के अंदर है? एरर है मेरे भाई इस पार्ट के अंदर, फर्स्ट वाले के।
अगर आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मॉडिफायर को आप एरर बना दें, है ना, क्योंकि कि बाकी का तो पूरा का पूरा सही मान सकते हैं। अगर इस मॉडिफायर को मैं एरर बना दूं तो बाकी का सेंटेंस सही है। तो खाली आप इसको अगर एरर बनाएंगे ना फर्स्ट वाले पार्ट को, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, इसमें एक द की एरर आई हुई है ना, आप मुझे बताएं कौन सी एरर है और क्यों आई हुई है। पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताता हूं। द की एक एरर है इसी सेंटेंस के अंदर। चलो, कई बार बताया मैंने आपको, जब जब किसी की पोस्ट के बाद में उसका नाम आ जाए तो द को ओमिट कर देते हैं। बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखा है ना, अगर मेरे पास खाली प्रेसिडेंट होता, खाली यूएस प्रेसिडेंट होता तो द ठीक था। अगर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गया ना तो द को यहां से कर देंगे रिमूव। चलिए आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस से क्वेश्चन है। आपको मैं सीधी सीधी ट्रिक्स बताऊंगा पीक्यूआरएस को करने की। ट्रिक तो क्या है, एक्सपीरियंस से आ जाएंगी आपको भी। एक बार पहले आप कोशिश करो फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है, सब कर सकते हो आप। 10 सेकंड 15 सेकंड लो, जितना आप कर सको उतना मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा लॉजिक है। नाउन है ना, वो हमेशा प्रोनाउन से पहले आपको रखना है। एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही इज मैरिड टू अनुष्का। अब ये बताओ, ही इज मैरिड टू अनुष्का क्या विराट कोहली वाले सेंटेंस से पहले आ सकता है? जैसे ही मैं ऐसे बताऊंगा ना, अगर मैं ही वाला सेंटेंस पहले लिखूंगा, सब पूछेंगे भाई ये ही कौन है, फिर मैं अगले सेंटेंस में बताऊंगा विराट कोहली, तो क्या बोलेंगे, अरे भाई पहले विराट कोहली बताओ ना, विराट कोहली कौन है, फिर आप ही लगाना विराट कोहली के लिए। तो मतलब हमेशा नाउन जो है ना वो प्रोनाउन से पहले आप उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इसी फॉर्मूला पे अपने इसको करने की कोशिश करते हैं। ही इज अ न्यूसेंस, कौन है भाई ही, नहीं पता लग रहा, तो पहला सेंटेंस हमारा ये तो नहीं है। चलो, यू शुड टेक हिम होम एट वंस, इसमें देखो दो आए हुए हैं, एक नहीं दो आए हुए हैं, यू और हिम, दोनों के बारे में नहीं पता हमें कौन है, ना तो ये पहला है ना ये पहला है। अगला देख लो, द मैन नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टू द वुमन एंड हर सन, आदमी ने टर्न कर दिया अपनी अटेंशन को लड़की की तरफ और उसके लड़के की तरफ। इसमें कोई भी यहाँ पे ना प्रोनाउन नहीं आया हुआ, खाली हर सन को छोड़ करके। हर सन इस वुमन से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया है ना। अगले वाले को देखते हैं, ही शेड शार्पली, एक सेकंड रुक जाओ, ही सेड शार्पली व्हाई डोंट यू वॉच योर बॉय बेटर, तो उसने बहुत शार्पली बोला तुम अपने बच्चे को क्यों अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो उसका ना, बॉय को वॉच क्यों नहीं करते हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी ही आ रहा है। सीधे सीधे देखो, एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर हम फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं, वो बन गया आर। क्यों? इसके अंदर मैन भी आ गया, वुमन भी आ गई, हर सन भी आ गया, है ना। इन्हीं के लिए इन प्रोनाउंस को हमने बाद में यूज किया है। ही को यूज किया है, हिम को यूज किया है, ही को यूज किया है, यू को यूज किया है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आर बन गया, जिसमें कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा। अब आर वाले कौन कौन से हैं, सी है या बी है। अब देखो आर के बाद एस है दोनों के अंदर, तो आर और एस तो मेरे आंसर हैं। तो लड़के ने औरत की तरफ अपनी अटेंशन को और उसके लड़के की तरफ अटेंशन को दिया, उसकी तरफ ध्यान खींचा और बोला शार्पली, बड़ा चीख करके बोला अपने लड़के का जरा ध्यान क्यों नहीं रखती हो तुम, है ना, धक्के खा रहा होगा इधर उधर। तो कह रहे उसने शार्पली बोला अपने बच्चे को अच्छे तरीके से, बॉय को वॉच क्यों नहीं करती हो। तो आर एस तो ठीक बैठ गया। अब या तो पी क्यू है या क्यू पी है। चलो पी क्यू बना के देखते हैं। ही इज अ न्यूसेंस, बड़ा वाहियात लड़का है। और दूसरा क्यू क्या कहता है, यू शुड टेक हिम एट होम्स एट वंस, तुम्हें उसको फटाफट अपने घर ले जाना चाहिए। और पहले क्यू को रखो, तुम्हें उसे फटाफट अपने घर ले जाना चाहिए। ही इज अ न्यूसेंस, बड़ा ही वाहियात लड़का है ना। अगर मुझे क्यू को पहले रखना है पी के, तो मुझे यहाँ पे बिकॉज नाम का कंजंक्शन देना पड़ेगा। मैं उसको बोल रहा हूँ तुम्हें इसको घर ले जाना चाहिए क्योंकि ये एक वाहियात लड़का है ना। बिकॉज आ रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन तो आ नहीं रही भाई। अगर कंजंक्शन नहीं आ रही तो मेरा आंसर है आर, फिर एस, फिर पी, फिर क्यू। समझ गए ना। आदमी ने औरत और उस बच्चे की तरफ देखा, औरत को बोला भाई तुम क्यों उसको ध्यान नहीं रखती हो, बड़ा ही शरारती वाहियात लड़का है, इसको तुम्हें घर ले जाना चाहिए। किसी को कंफ्यूजन आया सर पहले यू बोल देता, पहले घर ले जाओ क्योंकि तुम्हारा लड़का बहुत ही वाहियात है। बात सही है तुम्हारी, पर यहाँ पे क्योंकि के लिए बिकॉज नाम का कंजंक्शन नहीं आ रहा, तो मैं इसको सही नहीं मानूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 100% सही लॉजिक है जो मैंने आपको लास्ट में दिया, 100% सही नहीं है, मेरे हिसाब से ये सही है। आंसर्स मैंने देखे नहीं है इनके क्या होंगे, मेरे हिसाब से क्यू को पी से पहले आपको रखना है। मैं ये रख के जाता और मेरी जो गट फीलिंग है मेरे हिसाब से हमेशा सही जाती है, तो अपने को पहले क्यू और फिर पी को रखना है लॉजिक के हिसाब से। बढ़ते अगले की तरफ, यही लॉजिक आप लगाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको अच्छे लेवल का अपने बनाया है, अब आप देखो इसमें से अपने को कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है।
चलो देखो, वैसे तो 10 सेकंड में नहीं किया जा सकता, पर मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाऊंगा आपका, है ना, सेशन को लाइव कर रहा हूँ। तो कोशिश ऐसा करते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इस पूरे सेट का ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर सेट बैठ गया तो वहीं से अपने को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा है, तो अपने को आंसर मिल सकता है उससे, है ना। तो करें। इन द मोस्ट सीवियर स्टेज, सबसे सीवियर स्टेज के अंदर डिमेंशिया वाले पीपल कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं हेल्प पे अदर्स की, बेसिक एक्टिविटी लाइफ की, और कीप करने के लिए अपने आप को क्लीन और साफ, अपने आप को भूखा ना रखें और साफ रखें, इस चीज़ के लिए सब पे डिपेंडेंट होते हैं। तो डिमेंशिया नाम की बीमारी के बारे में बता रहा है और सीवियर स्टेज की बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया रेंजिंग फ्रॉम सम माइनर डिफिकल्टी फंक्शनिंग टू सीवियर इम्पेयरमेंट। ध्यान दोगे आप, मैं कैसे बोलता हूं, डिमेंशिया की बहुत सारी स्टेजेस हैं। और फिर एक दूसरा सेंटेंस है, सबसे खराब स्टेज में ऐसा होता है। आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, दोनों में से पहला कौन सा सेंटेंस होगा। पहले मैं ऐसा बोल सकता हूं, सबसे खराब सेंटेंस में स्टेज में डिमेंशिया की ऐसा होता है, और डिमेंशिया की कई स्टेजेस हैं। अगर आप लॉजिक से चलोगे ना, तो पहले आएगा मल्टीपल स्टेजेस वाला, फिर आएगा सीवियर स्टेज के अंदर क्या होता है। तो एक चीज मुझे पता लग गई, पी के बाद क्यों नहीं आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, है ना। पहले मल्टीपल स्टेज बताऊंगा, फिर सीवियर स्टेज के बारे में बताऊंगा, क्यू के बाद में पी। अब देख लो, जहां पे पी क्यू से पहले आ रहा है वो हमारे जो है गलत आंसर्स हैं। पी क्यू से पहले आ रहा है, हटा दो। क्यू के, ये देखो, पी क्यू से पहले आ रहा है, हटा दो। पी क्यू से पहले आ रहा है, हटा दो। और क्यू पी एक में आ रहा है। देख लो अपना लक कैसा है, क्यू पी एक में सेट बैठा और ये हमारा आंसर है ना। तो हमेशा कोशिश करें जोड़ा बैठाने की, पूरे के पूरे के अंदर से जहां पे आपका जोड़ा बैठ जाए वहां पे आप अपने आंसर को खोजने की कोशिश करें। चलो अब मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं दूंगा, एक बार है ना इसको, ये लास्ट वाले को मैं पढ़ करके देख लेता हूं, सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। डिमेंशिया इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। डिमेंशिया एक कॉग्निटिव फंक्शन, दिमाग के फंक्शन का प्रोग्रेसिव लॉस होता है, जिसमें मार्क्ड बाय होता है, जिसकी निशानी ये होती है मेमोरी की प्रॉब्लम्स, बहुत कम्युनिकेशन, जजमेंट आप ले नहीं पाते और कंफ्यूज थिंकिंग होती है। डिमेंशिया को हमने इस सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी बन रहा है हमारा, ये आर हमारा पहला सेंटेंस बड़े आराम से बन रहा है ना। हर सेंटेंस के अंदर डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, डिमेंशिया को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ना। इसके हिसाब से देखो आर बिल्कुल सेट है। फिर देखो, पीपल हु डेवलप डिमेंशिया मे लूज एबिलिटी टू रेगुलेट देयर इमोशंस, स्पेशली एंगर, और इस तरह के चेंज। फिर बता दिया कि डिमेंशिया वाले लोग क्या तरह के काम किया करते हैं। आर, फिर में एस, फिर में क्यू, और फिर पी। बड़े प्यार से अगर आप देखो तो चारों के चारों आपके सेट बैठ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही करता था एग्जाम में, आज भी करता हूं, जैसे ही मुझे सेट मिलता है ना, सही वाला सेट मिला और उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को पकड़ा, किसी भी आंसर को, तो मैं फटाफट से उसको रीड करके देखता हूं कहीं मेरी जजमेंट में कोई गलती तो नहीं है। तो हमने रीड करके देखा, फटाफट आर एस क्यू पी हमारा सेट बैठ गया। बड़े अगले की तरफ, चलो आप भी पहले कोशिश करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो, एप्पल आईफोन शिपमेंट फेल 11% इन क्वार्टर ग्लोबली। एप्पल 11% से गिर गया दुनिया भर के अंदर। रैंप अप, रैंप अप आप जानते हैं ना, बहुत बार आप मेरे साथ एडिटोरियल में देखते हो, किसी चीज को लेवल अप करना, किसी चीज को एक दर्जा ऊपर लाना, क्या होता है, रैंप अप करना। रैंप अप करने के लिए, सेल को ऊपर लाने के लिए, सेल को एप्पल ने इंप्लीमेंट कर दिया प्राइस कट को आईफोन XR के इंडिया और चाइना की मार्केट के अंदर। तीसरा कहता है, दिस वाज द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ डिक्लाइन इन आईफोन शिपमेंट्स। कौन भाई दिस, ये दिस कौन है, दिस है एप्पल आईफोन की गिरती हुई मांग। समझ रहे मेरी बात को, पहले नाउन को आप करेंगे इंट्रोड्यूस, फिर आप करेंगे प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस। दिस प्रोनाउन से पहले एक नाउन आएगा, समझ रहे हो। तो अगर हम ऐसे बोले ना, एप्पल की शिपमेंट गिरी 11% से, और उसके बाद बोले ये तीसरी लगातार क्वार्टर है डिक्लाइन का आईफोन की सेल के अंदर, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से सेट बैठ रहे हैं। अब देखो चौथा सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को भी हम रखने की कोशिश करेंगे। ऑन द पॉजिटिव साइड, एप्पल सॉ फिनोमिनल डिमांड फॉर एयरपोर्ट्स। तो कह रहा है एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, यही एक पॉजिटिव साइड है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। और फिर इसे लास्ट में बता दिया, रैंप अप करने के लिए आईफोन ने प्राइस कट कर दिया इंडिया और चाइना में आईफोन XR का। आ जाओ सेंटेंस के अंदर फटाफट से, एक सीधा सा जोड़ा मेरे पास बन गया। पी के बाद में क्यू जो है आर आएगा। क्यों आएगा, पहले पी में मैंने बताया कि हमारे पास सेल जो है ग्लोबली गिर रही है, आर के अंदर हमने बताया कि तीसरा ऐसा क्वार्टर है जिसमें सेल गिर रही है, और पी के बाद में ही क्यू आएगा, क्योंकि सेल को गिरने से बढ़ाने के लिए एप्पल ने प्राइस के कट को किया है। मतलब जिस जिस सेंटेंस में क्यू और आर के बाद पी आ रहा है ना, लॉजिक से बता रहा हूं मैं आपको, जहां जहां क्यू और आर के बाद पी है वो मेरा आंसर नहीं है। आ जाओ,
देखो पी आ रहा है आर और क्यू से पहले, सही है। अच्छा पी आ रहा है क्यू और आर से पहले, ये भी सही है। पी आ रहा है क्यू और आर के बाद में, गलत है। पी आ रहा है क्यू और आर के बाद में, गलत है। अब देख लो चारों में से ए या बी, इन दोनों में से एक सही है ना। पी आर क्यू एस, एस पी क्यू आर, दोनों में पी क्यू आर से पहले आ रहा है। चलो पहले पी वाला देखते हैं। तो एप्पल आईफोन की शिपमेंट गिर गई 11% से, उसके बाद आर वाला देख लिया, ये तीसरा क्वार्टर था गिरने का। फिर क्यू वाला देख लिया, सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कर दिया। फिर एस वाला देख लिया कि बावजूद इस होने के एक फिनोमिनल डिमांड हमने देखी है बिल्कुल पॉजिटिव साइड में। देख रहे हो पूरी कहानी सी बन गई। अच्छा दूसरा वाला देख लो, एस वाला, पॉजिटिव साइड में एप्पल की डिमांड इस चीज की बढ़ती जा रही है। फिर पी वाला एप्पल की गिर गई है, फिर क्यू वाला बढ़ाने के लिए ऐसा हुआ, फिर आर वाला तीसरा ऐसा क्वार्टर गिरते हुए। इसके अंदर आपकी पूरी स्टोरी नहीं बैठ रही। पॉजिटिव साइड तब बताओगे जब नेगेटिव साइड बताओगे। नेगेटिव साइड तो हमने पी वाले सेंटेंस से बता पाएंगे, एप्पल की सेल गिर रही है, इसलिए एस से मेरा सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पी से मेरा सेंटेंस शुरू होगा। अब देखो इसमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना होता, ये समझाने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है, बस पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन अगर आप पूरा अगर अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लेते हो इंग्लिश की 6 महीने, ये क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा का नहीं था, है ना। एसएससी में आते हैं टुच्चे क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड के अंदर हर लड़का और हर लड़की करने के लिए इसको अनेबल होना चाहिए। बढ़े अगले की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है पीक्यूआरएस का, फिर थोड़ा बहुत अपने देखेंगे, मैं आपको ईडीएम में घुमाऊंगा आज, ईडीएम और फ्रेजेस के अंदर। पहले आप इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। चलो वही काम करना है मेरे भाई, नाउन रखना है प्रोनाउन से पहले। जहां जहां प्रोनाउन नाउन के बाद आ रहा है उस आंसर को हम एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है ना। गिवन द गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑन आधार दिस लॉ, कौन सा लॉ, दिस लॉ। अरे भाई कौन सा लॉ, लॉ का नाम तो आपने दिया नहीं। अगर आपने लॉ का नाम नहीं दिया ना तो दिस लॉ यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा। हमारा पहला सेंटेंस पी नहीं है, पी हमारा सेंटेंस पहला नहीं है, निकाल दो इसको। चलो द इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यूज दैट सच अ लॉ शुड बी इन प्लेस, सच अ लॉ, ऐसा एक लॉ। अरे भाई कैसा एक लॉ, सच अ लॉ। पहले बताओगे ना कौन सा लॉ, फिर बोलोगे सच अ लॉ, है ना। मैं बोलता हूँ यार मोहन तो बहुत खराब लड़का है, इसके साथ तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक टू सच अ बॉय लाइक मोहन, है ना। मोहन जैसे लड़के से तुम्हें बात नहीं करनी है। तो पहले मोहन के बारे में बताओगे फिर बताओगे सच अ बॉय। तो सच अ बॉय की बात हो रही है, सच अ लॉ की बात हो रही है। क्यू भी हमारा पहला नहीं है, इसको भी निकाल दो। अब या तो ऐसा है या देखो दोनों में ऐसे ही आ रहा है, तो एस तो हमारा पहला बन ही गया, है ना। अब आर क्यू पी और क्यू पी आर को अपने को देखना है। पहले एस वाला देख लेते हैं। सम बिलीव दैट अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ कैन एंड विल टेक केयर ऑफ डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ कर सकता है और भी करेगा टेक केयर हमारी डेटा की प्राइवेसी कंसर्न का, हमारे डेटा की निजता की जो है कंसर्न्स का। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सेंटेंस की ओपनिंग इससे होनी थी और हो भी रही है। बी और सी हमारा एक आंसर है भी। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, आर आएगा या क्यू आएगा। पहले मैं क्यू देख लूं। द इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यूज दैट सच अ लॉ शुड बी इन प्लेस। पहले हमने बता दिया कि लॉ होना चाहिए, क्यू में बता दिया ऐसा एक लॉ इन प्लेस होना चाहिए, ऐसा हमें इकोनॉमिक सर्वे ने भी आर्ग्यू किया है। सही बैठ रहा है। अच्छा इसके बाद आप क्यू तो लगा लिया, अब आर भी लगा के देख लो। कह रहा और आगे, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ विल फेस यूनिक इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस इन इंडिया। समझ मेरी बात को। और आगे अगर आप चलोगे तो ये यूनिक इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को इंडिया में फेस करेंगे। अभी तो हमने लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, एक लॉ होना चाहिए, आपने यहाँ पे चैलेंजेस बता दिए। पहले तो आपको क्या बताना है, एक लॉ होना चाहिए, फिर क्या बताना है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ये भी कहता है हाँ ये होना चाहिए। फिर पी बता रहा है, पी क्या कह रहा है, देखते हुए सरकार के रिकॉर्ड को आधार के ऊपर ये जो लॉ है ना ये यूनिकली होना चाहिए। दिस लॉ इज अनलाइकली टू, ये अनलाइकली है, ज़्यादा संभावित नहीं है, प्रोटेक्ट कर पाएगा सिटीजन्स के राइट्स को। और फिर बता रहा है और आगे ये भी है कि प्राइवेसी और डेटा की प्रोटेक्शन लॉ जो है ना वो यूनिक इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को फेस करेंगे इंडिया के अंदर। कॉमन सेंस से चलोगे, पी के बाद आ रहेगा, एस के बाद में क्यू आएगा, एस क्यू पी आर हमारा आंसर है सी। बढ़े आगे। अब फटाफट से अपने को करना है वन वर्ड्स को, अच्छे वर्ड्स हैं, मैंने टुच्चे वुच्चे नहीं रखे हैं। फियर ऑफ डेथ को क्या बोलते हैं आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। देखो ये आता है नहीं आता इस पर ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, पर एक चीज़ है, जिसने रूट वर्ड्स को पकड़ा है उसके लिए बहुत इजी है। लोगो मैं आपको बता चुका हूँ वर्ड है ना, रूट वर्ड्स की क्लास अपनी खबरी में चल रही है। लोगो फाइल कौन होता है, ऐसा एक इंसान जिसको वर्ड से बहुत प्यार होता है, ऐसा एक इंसान जो स्कॉलर होता है ना, लोगो फाइल। तो लोगो मतलब वर्ड्स, लोगोफोबिया मतलब वर्ड्स का फोबिया,
किसी इंसान को लिखावट से फोबिया हो, लिखी हुई चीज़ों से फोबिया हो, वर्ड से डर लगता हो। फियर ऑफ डेथ नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। नेमोफोबिया, अब ये क्या होता है? मेमोरीज का फोबिया है ना, ये मेनेमो है ना, मेनेमो, ये आगे एक वर्ड आएगा मेमोरी, मेमोरी बनेंगे इससे, मेमोरी वाले इसके सारे जो है ना वर्ड्स इसी रूट से बनेंगे। तो मेनेमोफोबिया कौन है? जिस आदमी को पुरानी मेमोरीज का डर हो। थैनेटोफोबिया होता है, थैनो आ गया ना इसमें, थैनो मतलब डेथ। अगर आपने एवेंजर देखी है तो थानोस याद कर लेना, थानोस डेथ का नाम था और वही यहाँ पे थैनेटो है ना। थानोस वर्ड भी डेथ से ही बना एक्चुअल में है ना, अगर आप उसकी हिस्ट्री पे जाओ थानोस की तो। और डिप्सोफोबिया, ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे है ना, ये डेथ नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखोगे इस वर्ड को हमेशा। एक बार आप इसको सर्च करो, डिप्सोफोबिया क्या होता है। जिनको पता है वो अभी बताएं, जिनको सर्च करना है वो सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अपने पास आंसर है यहाँ पे थैनेटोफोबिया। थानो रूट को अगर आप याद रखें तो इसी से एक वर्ड बनता है यूथनेशिया। यूथनेशिया ना, सही से नहीं लिख पाऊंगा मैं, पेन अच्छा नहीं है। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? कोई आदमी जो बहुत बीमार चल रहा हो, क्रिटिकली इल हो, खड़ा भी नहीं हो सकता हो बेड से, अब उस इंसान को अपने उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा करके मुक्ति दे दें उसको। तो इसके लिए एक लॉ आया था, अभी तक आया नहीं है, बहुत कंट्रीज कह रही हैं कि हमें ऐसा लॉ दे दो। कोई ऐसा पेशेंट हो जिस पे हज़ारों रुपए लग रहे हो रोज के, और वो खड़ा भी नहीं हो सकता हो, कोमा में रहता हो, तो ऐसे आदमी को अपने ऐसी दवाई दे दें या उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दें ताकि उसको मुक्ति मिले। तो वो होता है यूथनेशिया, अच्छे तरीके से किसी को थानोस देना, मौत देना, ठीक है ना। तो थानोस रूट से हमने बना दिया फियर ऑफ डेथ। चलो, अ पर्सन न्यूज़पेपर दैट ओनली कन्वेज अ पर्टिकुलर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस ओपिनियंस। एक ऐसा पर्सन और एक ऐसा न्यूज़पेपर जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की बात को करे, क्या बोलेंगे इसको? चारों में से एक आप मुझे बताएंगे। चलो, टर्न कोट कौन होते हैं? जो अपना कोट जो होता है ना, ओवर कोट, उसको टर्न कर लेते हैं। आज बीजेपी के, कल कांग्रेस के। टर्न कोट होता है बागी। आप अगर बागी पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर में बागी वर्ड देखोगे आप, बागी सांसद है, बागी एमएलए हैं, वो टर्न कोट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उछाल मार देते हैं। टर्न कोट यहाँ पे होगा? नहीं होगा। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, एक ही आदमी के विचारों की बात करता है। टर्न कोट आंसर नहीं है। कंजर्वेटिव, दकियानुसी। अब देखो, दकियानुसी आदमी कई तरह की बातें भी तो कर सकता है ना। कंजर्वेटिव आदमी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना वो बीजेपी का ही हो, कांग्रेस का भी हो सकता है, पर हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो एक ही आदमी की बात करे, एक ही पार्टी की बात करे। एम्बोशर, एम्बोशर क्या होता है? आपने सीटी बजाई हो, हारमोनियम बजाया हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप फूंक मारते हो ना, उस जगह को कहते हैं एम्बोशर, है ना। या आप सीटी बजाते टाइम मुंह ऐसा करते हो ना गोल गोल, इस मुंह की शेप को कहते हैं एम्बोशर। अब देखो, ये वर्ड आपको पता नहीं होगा, मुझे मालूम है एम्बोशर वर्ड आपको नहीं पता, पर ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, माउथ पीस को देखते ही आप बता सकते हो इसका आंसर। आप देखोगे, मनीष सिसोदिया द माउथ पीस ऑफ आम आदमी पार्टी टोल्ड। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना। माउथ पीस का मतलब क्या होता है? प्रवक्ता। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो माउथ पीस वर्ड आप अच्छे से जानते होंगे, बस यही हमारे को यहाँ पे रखना था। माउथ पीस वही होता है जो किसी के माउथ का पीस हो, किसी के बारे में ही बात करे और कोई बात ना करे। बड़े अगले की तरफ, विलिंग टू फिट इन समवन एल्सेस विशेस और नीड्स। ऐसा आदमी जो विलिंग है, तैयार है किसी की विशेस और नीड्स के अंदर फिट करने का, जैसा तुम चाहो वैसा मैं बन जाऊंगा। चारों में से ऐसा आदमी कौन सा होगा? सिंपल है ये, अगर आपने एडिटोरियल मेरे साथ पढ़ा है तो कोशिश आप करना। अब मैं बता देता हूं। ऑर्डरली होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अर्दली। आपने सुना होगा ना, साहब के अर्दली हैं। अर्दली जो ना इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी बना दिया आपने अर्दली। क्या होता है? पियोन, जो आप बोलते हो ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, एमटीएस बोलते हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। ऑर्डरली होता है वो, है ना, जो आपके लिए आपके कामों को करे, आपके ऑर्डर को उठाए, ऑर्डरली। अगर आपका वो ऑर्डरली है तो वो जरूरी नहीं है आपके फिट और जो नीड्स के अंदर फिट हो। किसी दिन वो छुट्टी भी रख सकता है, किसी दिन वो मना भी कर सकता है आपके काम को, किसी दिन वो नौकरी भी छोड़ करके जा सकता है। आपके नीड्स और विशेष के हिसाब से नहीं चल रहा, वो आपके ऑर्डर के हिसाब से वो चलता है। तो ऑर्डरली जो है वो मन से काम नहीं करता, विश और नीड के हिसाब से काम नहीं करता, इसको नहीं मानेंगे। गुलीवल का मतलब होता है भोला भाला, ऐसा आदमी जो बिल्कुल नाइव हो। एक इसका सिनोनिम होता है NAIVE, नाइव, है ना, बिल्कुल भोला भाला। डोसाइल का मतलब कौन होता है? ऐसा एक इंसान जिसने आपके सामने सरेंडर कर रखा हो, जो आप जैसा बोलो वैसा मान जाए, डोसाइल। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जिसने सरेंडर कर रखा हो ना, उसको कहते हैं डोसाइल। एकोमोडेटिव वो होता है जो आदमी आपकी बात को समझता हो, एकोमोडेट करना जानता हो। एकोमोडेट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो एडजस्टिंग आदमी होता है एकोमोडेटिव,
और यही ऐसा आदमी है जो आपकी विशेष और नीड को फिट इन करता है। आप जैसा बोलो वो वैसा एकोमोडेट कर लेगा, अपने मन से करेगा, एडजस्ट करेगा आपके लिए, इसलिए मेरे पास यहाँ पे एकोमोडेटिव वर्ड बैठेगा। डोसाइल वर्ड कुछ लोगों को लग सकता है सर डोसाइल भी तो हो सकता है, पर डोसाइल जनरली कौन होता है, जो आपका स्लेव की तरह आपके सामने बिहेव करे, है ना, विशेष या नीड्स के लिए नहीं कर रहा वो आपकी, वो आपसे डर के सरेंडर करके बैठा है, या उसी को ऐसी जरूरत है, वो बहुत मजबूरी में आपके सामने डोसाइल है। बढ़ेंगे अगले की तरफ। आपको इसके अंदर सही इडियम को फिट करना है, इन चारों में से एक सही इडियम इसमें फिट होगी। चलो पहले चारों इडियम्स को देख लेते हैं। होल्ड ऑन ऑल द एसिस, एस का मतलब होता है इक्का, होल्ड ऑन मतलब पकड़ के रखना। सारे तुरुप के इक्के अगर अपने पास रखते हो तो आप होल्ड ऑन ऑल द एसिस करते हो, आप सारे इक्कों को अपने पास रखते हो। ओपन द फ्लड गेट मतलब फ्लड के दरवाजे, बाढ़ के दरवाजों को खोल देना, मतलब बाढ़ का रास्ता साफ कर देना। ओपन द फ्लड गेट मतलब किसी चीज की बाढ़ को लाने का इंतजाम कर देना, पानी की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। अच्छा, पे बैक इन देयर ऑन कॉइन, किसी को उसी के कॉइन में पे बैक करना। किसी ने आपको खोटा सिक्का दिया 10 रुपए का, है ना, आपने अगली बार गए उसी से 10 रुपए का सिक्का वही खोटा वाला उसको दिया है, आपने क्या किया, उसी के व्यवहार को उसी के साथ कर दिया, पे बैक इन देयर ऑन जो है कॉइन कर दिया। समझ गए ना, इडियम को समझो आप, इसका मतलब क्या है, जैसा को तैसा, पे बैक इन देयर ऑन कॉइन। लैंड कलर, किसी को कलर दे देना, खरबूजे को खरबूजा रंग बदलता है, देखते हो ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। लैंड कलर मतलब जैसा मैं हूं वैसा मैं तुम्हें भी बना दूंगा। अब चारों में से एक को फिट करो। इकोनॉमिस्ट को डर लगता है कि रिलैक्स करेंगे प्राइस कंट्रोल को, तो ये या तो लैंड कर देगा कलर इन्फ्लेशन को, या बाढ़ के दरवाजे खोल देगा इन्फ्लेशन की, या इन्फ्लेशन के सारे तुरप के इक्को को पकड़ कर रखेगा, या इन्फ्लेशन को उसी की भाषा में जवाब देगा। समझो इस चीज को। प्राइस कंट्रोल को रिलैक्स करते हो ना, अब यहाँ पे आपकी रीडिंग काम आती है। प्राइस कंट्रोल को रिलैक्स करना मतलब महंगाई को बढ़ाना। आप प्राइस को कंट्रोल करते थे, अब उसको रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स करने के बाद आपने चीजों के एमआरपी पे कंट्रोल करना बंद कर दिया। अब होगा क्या, इससे इन्फ्लेशन अप होगा। तो मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन को बढ़ने की बात हो रही है। अब यहाँ पे ओपन द फ्लड गेट्स है ना, बिल्कुल सेट बैठेगा। Economists fear that relaxing the price control can या will open the floodgates to inflation। यहाँ पे can will लगा नहीं हुआ है ना, यहाँ भी मुझे लगाना चाहिए था, एरर है ये भी छोटी सी एक। तो can या will open the floodgates to inflation, तो सही इडियम आपने यूज कर दी open the floodgates को। अब ऐसे इसमें करो फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो पहले चारों इडियम का मतलब देख लेते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मैंने बताया आपको जंगल, जंगल को इंग्लिश में खतरा भी बोलते हैं ना, डेंजर, डेंजर। जब आप आउट ऑफ द वुड्स होते हो ना तो आप खतरे से बाहर हो, है ना। इन द वुड्स हो तो खतरे के अंदर हो, आउट ऑफ द वुड्स हो तो खतरे से बाहर हो। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या है, खतरे से बाहर। ऑन द गैड, गैड होता है बैलगाड़ी का जो एक्सेलरेटर बोल दो आप, है ना, पैर में होता है उसके, पहले वाली बैलगाड़ियों के जो है ना एक एक्सेलरेटर हुआ करता था। जो आदमी बैलगाड़ी को चला रहा हो, बैलगाड़ी नहीं एक्चुअल में घोड़ा गाड़ी होती है तांगा, जो उसको चला रहा हो ना उसके पाँव में हुआ करता था, वो उसको दबाता था ना, घोड़े के दर्द होता था और घोड़ा तेजी से भागता था। तो ऑन द गैड का मतलब क्या है, किसी चीज से कंट्रोल में, किसी चीज को चलाने वाली काम के अंदर, है ना, कंट्रोल के अंदर हो ना, ऑन द गैड होना। गोंद बनाना का मतलब होता है बनाना हो जाना, ये बना जो है बंदरों से, बंदर बनाना को केले को देख कर कैसे हो जाते हैं, पागल। तो गो बनाना का मतलब होता है पागल हो जाना, बहुत एक्साइटेड हो जाना, गो बनाना। चिल्ड्रन गो, चिल्ड्रन हैव गॉन बनाना सीइंग द आइसक्रीम वेंडर, आइसक्रीम वेंडर को देखते हुए, देखते ही आइसक्रीम वाले को चिल्ड्रन गो बनाना हो गए, सबके सब बहुत एक्साइटेड हो गए। स्केयर आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स होती है समझ, स्केयर होता है डर, इतने डर जाओ कि आपकी समझ भी आपकी काम ना करे, स्केयर आउट ऑफ देयर विट्स। अब इन चारों में से एक लगेगा। बिग डॉग को ग्राउल करते हुए, सो फियरसली देखते हुए, उसको क्या हुआ, द बिग डॉग ग्राउल्ड सो फियरसली, ये डॉग ने इतनी तेजी से ग्राउल किया। ग्राउल करने का मतलब क्या होता है, वो आवाज करता है ना कुत्ता, भौंकने वाली नहीं, डराने वाली। वो इतनी तेजी से उसने भौंका या डराया कि जो सब के सब थे वो आउट ऑफ अपनी विट्स हो गए, स्केयर होकर के, डर के मारे, है ना। ऑन द गैड नहीं हो सकते, आउट ऑफ द वुड्स नहीं हो सकते, खतरे से बाहर भी नहीं हो सकते, गो बनाना भी नहीं हो सकते। गो बनाना का मतलब क्या है, एक्साइट हो जाना। तो वो सब के सब इतना डर गए कि उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। समझ गए ना, सिंपल इडियम थी। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो। चलो चारों को देख लेते हैं। टुक अ नोज डाइव, नाक की सीध में डाइव करना मतलब गोता लगाना। नोज डाइव का मतलब आपको मैंने बताया, वो वर्ब का बहुत बार, किसी चीज का बहुत तेजी से गिरना, प्लमेट होना, है ना, प्लमेट होना। या किसका एक था जो प्लंज, प्लंज
एक बताता हूँ इसका मैं आपको, टंबल, किसी चीज़ का लुढ़क जाना, प्लंज होना, नोज डाइव करना, बहुत तेजी से नीचे जाना। टुक अ हॉप, हॉप का मतलब होता है कूदना, टुक अ हॉप का मतलब तेजी से किसी चीज़ को ऊपर जाना, हॉप करना। टुक होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ लेना, होल्ड करना मतलब पकड़ना, टुक होल्ड मतलब किसी चीज़ का स्थिर हो जाना, पकड़ किसी चीज़ का एकदम स्टेबल हो जाना, टेक होल्ड कर लेना। और टुक अ हाइक, हाइक भी होता है किसी चीज़ के अंदर इजाफा, टुक अ हाइक मतलब किसी चीज़ का इजाफा। अब देखो इन चारों में से एक को लगाएंगे, इसका मतलब है गिर जाना, इसका मतलब है बहुत तेजी से इजाफा, इसका मतलब है बहुत तेजी से इजाफा, इसका मतलब है एकदम स्टेबिलिटी। अब देखो क्या लगेगा। द शेयर प्राइसेस took a nosedive, hike, hold या hop, which was completely unexpected and resulted in a loss for all the shareholders। अब मेरे को एक छोटी चीज बता दो, शेयर होल्डर्स कब लॉस में जाएंगे? शेयर प्राइस जब ऊपर जाएगा या शेयर प्राइस जब नीचे आएगा? ऑफ कोर्स यार, शेयर प्राइस जब नीचे आएगा। तो यहाँ पे हॉप, हाइक, होल्ड का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे नोज डाइव का। और नोज डाइव का मतलब भी ये होता है, आप रात में सोए थे 100 रुपये पे छोड़ करके, सुबह आए तो 12 रुपये पे आपका शेयर आया हुआ है ना, नाक की सीध में नीचे डाइव आकर के आया, टंबल होकर के लुढ़क गया है। तो कह रहा है यही था जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, शेयर प्राइसेस टुक अ नोज डाइव। आई थिंक इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन आपको, मैंने इसी तरीके से बनाया है। कंटेंट थोड़ा सा मैं लॉजिक से समझाता हूँ, तो इस तरह की वीडियोस मैं हर वीक नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इनमें टाइम भी बहुत लगता है इनको डिज़ाइन करने में। और दूसरा क्या यार, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जितना आप डिटेल में समझाओगे यूट्यूब पे, उतना लोगों को कम समझना होता है ना। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको क्विक मैगी चाहिए, है ना। आप हमें रूल बताओ और रूल पे 5 क्वेश्चन करवाओ, जैसे ही 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आएगा ना, वो रूल है ना, आपका सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी उस रूल की, क्योंकि आपने रूल समझा, उसका लॉजिक नहीं समझा, और लॉजिक समझने में लगता है टाइम। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियोस मैं मेंबर्स के लिए रखूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो कोशिश करूंगा मैं 10 दिन के अंदर एक ऐसी वीडियो जरूर लेकर के आऊँ बैंकिंग और एसएससी वालों के लिए। अच्छा, अब जिनकी मेंबरशिप से रिलेटेड क्वेरीज हैं, फटाफट आ जाओ, समझा देता हूँ क्या है मेंबरशिप अपनी। पहली चीज़ तो ये कोई पेड कोर्स नहीं है, दिमाग से निकाल देना। एक भी लड़का एक भी लड़की ज्वाइन नहीं करेगी जिसको लगता है ये पेड कोर्स है। अरे भाई, ये पेड कोर्स है ही नहीं। क्या है ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी सीरियस इंग्लिश को सीखना है। कैसी सीरियस? जिसको मैं यूट्यूब पर सिखाऊंगा ना तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि लॉजिक के साथ डिटेल के अंदर जब जब चीज़ें बताई जाती हैं, वीडियोस 1.5 घंटे की हो जाती हैं, और उस तरीके से आप बताना ना पॉसिबल नहीं है। मैं पूरी वीडियो बनाऊँ 4 दिन लगा करके, 3 दिन लगा करके, उस पर 2000 व्यूज़ आएंगी, क्योंकि लोगों को देखना नहीं है ना, लोगों को 10 मिनट की वीडियो चाहिए। तो ये सीरियस कंटेंट है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रामर वीडियोस देख ली अपनी, और जो कम से कम 10 से 20 एडिटोरियल्स रोज़ मेरे साथ फॉलो करते हैं, है ना। 10 से 20 एडिटोरियल्स मेरे साथ देख चुके हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है, हर चीज़ की मैं पार्सिंग करके बताता हूँ, बस यही कंटेंट इसके अंदर है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं। लवर्स, वीआईपीस और एक्सक्लूसिव्स 3 तरह के मेरे प्लान्स हैं। ये ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैं आपको बता दूं, 25 वीडियोस ये आज तक आई हैं पिछले 4 महीने के अंदर। अगर आप लवर्स बनते हैं तो 2 से 4 वीडियो हर महीने मिलेंगी, और पिछली 25 वीडियो में से 10-12 वीडियोस जो लवर के लिए हैं वो भी आपको पास्ट वाली वीडियोस मिल जाएंगी। वीआईपी 59 रुपीज़ पर मंथ है, इसमें आपको अराउंड 6 वीडियोस मिलती हैं। जितने भी वीडियो डालता हूँ ना, सारी की सारी आपको वीडियो मिल जाती हैं। पास्ट वाली भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लवर्स में जैसे 25 में से 10 वीडियोस है ना, तो वीआईपी वालों के लिए 25 में से 25 वीडियोस हैं। तीसरा, एक्सक्लूसिव्स, हाथ जोड़ के विनती है, ये वही लोग लें जो ग्रामर वीडियोस देख चुके हैं और एडिटोरियल्स को मेरे साथ हर रोज़ देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या, मेरा आपका पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मिलता है। इसमें मैं आपको टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा हर एक दिन 2 दिन के अंदर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। अब किसी को ये भी नहीं पता सीता इज कमिंग एंड सचिन इज ए क्रिकेटर, इसमें इज और दूसरे में इज में क्या फ़र्क है ना। अगर किसी को ये नहीं पता तो फिर ये आप लेते हो ना, आप अपना भी टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करते हो, और मैं भी अपना जो है टाइम वेस्ट करता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है भाई जिनको सारी वीडियोस भी देखनी है, साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, है ना। 100 ही मैंने इसमें वैकेंसी रखी हैं, और अराउंड 80-90 इसमें रहती हैं। 100 होते ही मैं इसको बंद कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं हैंडल कर भी नहीं सकता। तो आपसे गुजारिश है, एक्सक्लूसिव वाइटिन तब तक ज्वाइन ना करें जब तक आपको रियल में मेरी हेल्प ना चाहिए हो, या अपने ग्रामर और अपना एडिटोरियल सेशन नहीं देखे हो 15-20, है ना। पैसे के लिए नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये उन लोगों के लिए है जिनको सीरियस हेल्प चाहिए। इन पैसों से होता क्या है, मैं ये सारा कंटेंट एडिटोरियल और ग्रामर वीडियोस के बाद नहीं बना सकता। आपके इन्हीं पैसों से मैं लीव्स लेता हूँ ऑफिस से, है ना। लिमिटेड लीव्स होती हैं, 30-50 मिलती हैं साल की, तो वो तो मैं ले ही लेता हूँ अपने घर आने जाने में। उसके अलावा भी मैं लीव्स उठाता हूँ, आपके लिए इस कंटेंट को मैं डिज़ाइन करता हूँ। 10 दिन से, 5 दिन से, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं एक लीव ले लेता हूँ। तो ये आपकी यही हेल्प है, इस हेल्प के जरिए मैं इन लीव्स को लेकर के, इन छुट्टियों को लेकर के इस कंटेंट को डिज़ाइन करता हूँ। अब सवाल है जिनका ज्वाइन कैसे करना है, फटाफट देख लो।
ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है चैनल के ऊपर। चैनल में ये देखो मैंने चैनल ही खोल दिया है, जस्ट ए मिनट। ज्वाइन बटन पे आप जाएंगे, है ना। ज्वाइन बटन पे क्लिक करते ही ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। आप जिसके हिसाब से वीआईपी, लवर या एक्सक्लूसिव जो ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। पेमेंट होती है कार्ड से, बहुत सारे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है ना, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ ऊपर, है ना। उस लिंक के जरिए, यार एक्चुअल में यूट्यूब पे डाल नहीं सकते लिंक, है ना। लिंक डालने से, चलो मैं डाल ही देता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के जरिए आप, है ना, देख लें कैसे यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम या पेटीएम के थ्रू पेमेंट होती है ना। एक जरिया वो भी है। जिनके कार्ड नहीं काम करें उस लिंक को देख लेना डिस्क्रिप्शन में, अभी ऊपर डालूंगा। उस लिंक के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं है। मेरा कितना % कंटेंट फ्री है? 99%। 99% कंटेंट फ्री था और फ्री रहेगा। वाईटी की कभी पेड क्लास नहीं आएगी, कभी भी एडिटोरियल को पेड नहीं करूँगा जब तक मेरे पास कुछ ज़रूरत नहीं आती है, ऐसी भगवान ना करे, और जब तक मेरा नसीब मेरे साथ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट की वर्थ आपको मालूम चले। इस कंटेंट को मैं फ्री में दूंगा तो इसकी वर्थ रहेगी नहीं, उसके लिए इन मेंबरशिप्स को मैंने रखा है। इजाज़त लूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।